हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? एक वर्ड आता है एप्लाजिया। आपने दो वर्ड सुने होंगे, हाइपोप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया। हाइपो का मतलब तो क्या होता है कि सेल नंबर जो है, सेल काउंट जो है वो कम हो जाना। हाइपरप्लाजिया का मीन होता है सेल काउंट ज़्यादा हो जाना। एप्लाजिया एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सेल नंबर या सेल काउंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, एब्सेंस हो जाती है। ओके, उसको बोलते हैं एप्लाजिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया कंडीशन में क्या होता है, जो बोन मेरो है, आपको पता है बोन मेरो का काम क्या होता है? बोन मेरो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो जो बोन मेरो है इसके अंदर पाई जाती है स्टेम सेल्स या हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स क्या करती है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। कौन कौन सी ब्लड सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड जो प्लेटलेट्स है, ओके, इनका फॉर्मेशन करती है स्टेम सेल्स। तो एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, ये जो स्टेम सेल्स है इनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है या ये डैमेज होने लग जाती है, जिस वजह से क्या रिजल्ट होता है, ये जो ब्लड सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। समझ में आ गया आपको? इसको मैं आपको इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और बता देता हूँ। तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ये एक तरह की रेयर कंडीशन होती है बट सीरियस कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो स्टेम सेल्स है, जो स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। तो जो ब्लड सेल्स बॉडी में नहीं बन पाती है, उस वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस? लाइक इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन क्यों होगा? डब्ल्यूबीसी की वजह से। अगर मान लो डब्ल्यूबीसी का लेवल ब्लड में कम हो जाए तो क्या होगा? इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करती है? बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। अनकंट्रोल ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलेगी? प्लेटलेट्स की वजह से। अगर बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम हो जाए या प्लेटलेट का फॉर्मेशन नहीं हो तो क्या होगा? ब्लीडिंग होने का खतरा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकती है, थक्का बनाने का काम करती है। नेक्स्ट वन जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो है फैटिगनेस। ये क्यों देखने को मिलेगी? आरबीसी की कमी की वजह से। आरबीसी का काम क्या होता है? बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो अगर यहाँ पे आरबीसी का काउंट कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बॉडी टिश्यूज़ को, मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से पर्सन में फैटिगनेस रहेगी। ओके, तो ये बात होगा इसकी डेफिनेशन की। एक बार वापस से आपको सिंपल में बता देता हूँ। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी रेयर और सीरियस कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। डब्ल्यूबीसी कमी से इन्फेक्शन हो सकता है, प्लेटलेट्स की कमी से ब्लीडिंग हो सकती है, आरबीसी की कमी से क्या हो सकती है? फैटिगनेस। ओके, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? एप्लास्टिक एनीमिया। अब बात करें अपन इसके टाइप्स की, तो जनरली एप्लास्टिक एनीमिया दो टाइप का होता है, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। जो इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया है ये आनुवांशिक होता है, यानी पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ये वाला एनीमिया चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा जो एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया है ये बर्थ के बाद कभी भी हो सकता है, यूजुअली ये एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन बात करें अब इसकी कॉजेज़ की, तो इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है एप्लास्टिक एनीमिया की वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही हमारी बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। तो एप्लास्टिक एनीमिया कंडीशन में क्या होता है? इम्यूनिटी स्टेम सेल्स को एंटीजन समझ लेती है और स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ओके, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है एप्लास्टिक एनीमिया की। और इसमें कुछ कॉजेज़ हो सकती है लाइक
रेडिएशन कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, कोई पेशेंट अगर कैंसर का पेशेंट है और उसमें अगर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उनमें एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। कैसे होगा? तो आपको पता है कि जो रेडिएशन थेरेपी या जो कीमोथेरेपी ये क्या करती है, कैंसर सेल्स को किल करने का काम करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। बट ये जो ट्रीटमेंट या जो थेरेपी है ये कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, इसलिए जो पेशेंट ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें एप्लास्टिक एनीमिया होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट वन इसमें कॉज हो सकती है एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स। अगर कोई पर्सन टॉक्सिक केमिकल्स के एक्सपोजर में आ जाए, लाइक जो पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, अगर ऐसे केमिकल्स के एक्सपोजर में आ जाए तो उन पेशेंट्स में भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन कॉज हो सकती है कुछ ड्रग्स। अगर कोई पेशेंट ऐसी ड्रग्स ले रहा है लाइक जो क्रोमफेनिकोल है या जो कार्बामेजेपिन है या फिनाइटोइन है, इस तरह की ड्रग अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उनमें एप्लास्टिक एनीमिया होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन कॉज हो सकती है वायरल इन्फेक्शन। कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो क्या करते हैं, स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, लाइक जो हेपेटाइटिस वायरस है या जो ईबी वायरस है, इस तरह के वायरस होते हैं जो एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट वन कॉज एक और होती है इडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया। अब इडियोपैथिक क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉजेस का पता नहीं चल पाता है, कॉज जो होती है वो अननोन होती है। तो अगर कॉज नहीं पता है, किस वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो रहा है ये नहीं पता है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, इडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये तो बात होगा इसकी कॉजेस की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन इसके, एक और कंडीशन आती है इसके अंदर, फैंकोनीज एनीमिया। ये क्या होता है, ये एक तरह का टाइप अपन बोल सकते हैं एप्लास्टिक एनीमिया का। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बोन मेरो है उसमें डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है या जो स्टेम सेल्स है उनमें डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये कंडीशन लीड कर जाती है एप्लास्टिक एनीमिया को। तो ये कंडीशन भी क्या कर सकती है, एप्लास्टिक एनीमिया कॉज कर सकती है, जिसको बोलते हैं फैंकोनीज एनीमिया। इसके अलावा एक सिंड्रोम भी आता है फैंकोनीज सिंड्रोम, वो किडनी प्रॉब्लम होती है। कंफ्यूज मत होना, एक होता है फैंकोनीज सिंड्रोम, एक होता है फैंकोनीज एनीमिया। फैंकोनीज सिंड्रोम जो है वो किडनी में होता है और फैंकोनीज एनीमिया ये बोन मेरो में होता है। ओके, अब बात करें अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो यहाँ पे जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स है, मोस्टली जो ऑटो इम्यूनिटी है, मोस्ट केसेज में ऑटो इम्यूनिटी ही कॉज होती है। तो यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी या जो इम्यूनिटी वो क्या करती है, तो जो आपने देखा होगा टी सेल्स, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उनमें से एक टाइप आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिनको किलर टी सेल्स भी बोलते हैं। ये किलर टी सेल्स क्या करती हैं, ये एंटीजन्स को किल करने का काम करती है, यानी बॉडी में कोई भी बाहर से एंटीजन आता है तो उनको किल करने का काम करती है। तो ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन में क्या होता है कि ये किलर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करती हैं, स्टेम सेल्स को ही एंटीजन मानने लग जाती है। ठीक है, अब अगर ये सेल्स ने स्टेम सेल्स को एंटीजन मान लिया तो क्या करेगी, ये टी सेल्स स्टेम सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। अब अगर ये स्टेम सेल डिस्ट्रॉय हो रही है तो बोन मेरो में स्टेम सेल्स की कमी हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एप्लास्टिक एनीमिया। समझ में आ गया कि जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं या जो ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है, जो किलर टी सेल्स होती हैं, वो स्टेम सेल्स को ही एंटीजन मानने लग जाती है और इनको फिर क्या करती है, इन स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है एंटीजन समझकर। इस वजह से क्या होता है, स्टेम सेल्स की कमी हो जाती है बोन मेरो में, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, अब बात करें अपन इसके सिम्टम्स की, तो यहाँ पे जो एप्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स है वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह की सेल्स की कमी हुई है। अगर आरबीसी की कमी हुई है तो आरबीसी कमी के सिम्टम दिखेंगे, डब्ल्यूबीसी की हुई तो डब्ल्यूबीसी के सिम्टम दिखेंगे, प्लेटलेट्स की हुई है तो प्लेटलेट्स के सिम्टम दिखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लो आरबीसी की। अगर आरबीसी काउंट कम है तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे,
टायर्डनेस रहेगी, पेशेंट को थकान रहेगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है। ओके, डिस्निया की प्रॉब्लम रह सकती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, डिजीनेस रहेगी यानी चक्कर जैसे आएंगे, पेल स्किन रहेगी यानी येलो स्किन रहेगी, हेडेक भी हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है। और नेक्स्ट सिम्टम और देखने को मिलेगा इर्रेगुलर हार्ट बीट, यानी ये क्यों देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन की जो है कमी हो रही है बॉडी में, तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ रही है उसको कंपनसेट करने के लिए जो हार्ट है ज़्यादा काम करेगा, जिस वजह से हार्ट बीट या हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये तो सिम्टम हो गए आरबीसी काउंट की कमी की वजह से। नेक्स्ट वन सिम्टम होंगे WBC की कमी की वजह से। तो मेन इसमें सिम्टम देखने को मिलेगा इन्फेक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया था, WBC क्या करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। तो अगर WBC का काउंट कम होगा तो बॉडी में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे फीवर भी देखने को मिलेगा। फीवर क्यों देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट वन, अब प्लेटलेट काउंट की बात करें, अगर प्लेटलेट काउंट कम होगा तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, इजीली ब्लीडिंग हो सकती है, जरा सी इंजरी होने की उसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ओके, और एपिस्टैक्सिस भी हो सकता है। एपिस्टैक्सिस का मीन है नोज से ब्लीड होना, ठीक है, नक्सीर आना। तो ये तो बात हो गई इसके सिम्टम्स की, बहुत इजी थे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, अब बात करें अपन इसके डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें पर्सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पर्सन का ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें क्या देखेंगे, जो ब्लड की सेल्स है उनका काउंट देखेंगे, RBC, WBC, प्लेटलेट, इनका नॉर्मल काउंट देखेंगे। अगर नॉर्मल से कम काउंट है तो वो एनीमिया का साइन है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे और स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं, बोन मेरो बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की जो लॉन्ग बोन है, जनरली जो हिप बोन होती है, वहाँ से जो बोन मेरो है उससे सैंपल लिया जाता है। ठीक है, बोन मेरो के टिश्यूज़ का सैंपल लिया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है और उनमें ये देखा जाता है कि जो अंदर जो ब्लड सेल्स है उनका काउंट कितना है, या जो स्टेम सेल्स है उनका काउंट कितना है। अगर कम आएगा तो वो इंडिकेशन है एप्लास्टिक एनीमिया का। ओके, तो ये बात होगा इसके डायग्नोसिस की। अब बात करें अपन इसके ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं एप्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट को, बट ये क्यूरेबल ट्रीटमेंट नहीं है, यानी परमानेंट ऑप्शन नहीं है, टेम्पररी ऑप्शन है। तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, किस लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन, जो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट आता है उसको बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या करते हैं, जो भी पेशेंट होता है उसको स्टेम सेल्स प्रोवाइड कर दी जाती है। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इसमें एक डोनर ढूंढा जाता है जो डोनेट करेगा बोन मेरो, ठीक है, या स्टेम सेल्स। उस डोनर की जो स्टेम सेल्स होती है उनको बाहर निकाल लिया जाता है ब्लड से फिल्टर करके, फिर उन्हीं स्टेम सेल्स को पेशेंट के ब्लड में इंसर्ट कर दिया जाता है। जो ये हेल्दी स्टेम सेल्स होती है, ये जब पेशेंट के ब्लड में जाती है तो ये क्या करती है, बोन मेरो के अंदर जाके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने लग जाती है। ओके, तो ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है एप्लास्टिक एनीमिया का, जिसको बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। समझ गए। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक और ट्रीटमेंट कर सकते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देकर। जो लोग ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते, अगर किसी के पास पैसा नहीं है या उसको डोनर नहीं मिल रहा है, तो उन पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करती है। अगर इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी तो क्या होगा, स्टेम सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये ड्रग्स किनको दी जाती है, उनको दी जाती है जो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं या जिनके पास पैसा नहीं है। इसमें जो इफ़ेक्टिव ड्रग आती है वो है साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, नेक्स्ट वन ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर बोन मेरो स्टिमुलेंट्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स बोन मेरो को स्टिमुलेट करती है। अगर ये स्टिमुलेट होगी तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी इंक्रीज होगा। ओके, इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, लाइक जो ल्यूकाइन है, न्यूलास्टा है, जो प्रोमेक्टा है, इस तरह की ड्रग्स क्या करती है, बोन मेरो को स्टिमुलेट करती है और ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। ओके।
नेक्स्ट वन, इसमें और ड्रग्स हो सकती है एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल ड्रग्स। ये क्यों देंगे? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो बात होगा इसके ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट वन, इसमें एक और पॉइंट आता है, यानी जो एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट होते हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो कैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे? उसके लिए पेशेंट को इनफ रेस्ट लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, पेशेंट को ऐसे स्पोर्ट्स को अवॉइड करना है जिनमें इंजरी होने का चांस हो, लाइक जो फुटबॉल है या क्रिकेट वाले स्पोर्ट हैं, इनमें इंजरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट को ऐसे स्पोर्ट्स नहीं खेलने हैं। नेक्स्ट वन, क्या करना है? जर्म से प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करना है? बार बार हैंड वॉशिंग करनी है, अच्छे से हाथ धोने हैं। नेक्स्ट वन जो है, पेशेंट को हेल्दी डाइट लेनी है। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना है एप्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट को। तो ये इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।